जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, 60 साल पहले हम एक थे। 60 साल में हम कहां पहुंचे और पाकिस्तान कहां पहुंचा। हम भी परेशानी में हैं, लेकिन पाकिस्तान की परेशानी हमसे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान की परेशानी हमें चिंतित करती है, खुशी नहीं देती। पाकिस्तान का दर्द हमें मुस्कुराने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि रोने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान एक मुसीबत में फंसा है। क्या है ये पाकिस्तान की मुसीबत, और पाकिस्तान क्यों इस मुसीबत में पहुंचा? आखिर इन हालातों के पीछे वजह क्या है, गुत्थी क्या है, समझना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल एक साथ कई चीजें हो रही हैं। जब से पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन मारा गया है, तब से पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल है, शहरों में धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्द फौजी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के बाहर से नहीं आते। पहले अक्सर कह दिया जाता था कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं, पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि ये पाकिस्तान के ही शहरी हैं। पाकिस्तान में जनता परेशान है, लेकिन वहां की सरकार की चिंता पाकिस्तान की जनता की परेशानी नहीं है, उसकी चिंता अफगानिस्तान को लेकर है। और जब से मनमोहन सिंह अफगानिस्तान गए हैं, तब से पाकिस्तान की ये चिंता और भी बढ़ गई है। इन सब के बीच में अमेरिका में हेडली की गवाही चल रही है। हर दिन हेडली कोर्ट में नए खुलासे कर रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई, सेना और आतंकी संगठन, इनकी मिली भगत के राज दुनिया को बता रहा है। हर दिन पाकिस्तान की सरकार को शर्मसार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता की समस्याएं हैं। यहां गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, युवाओं का भविष्य दांव पर है। पर यह तो शहरों का हाल है। गांवों और कस्बों की हालत और भी खराब है। वजीरिस्तान, फाटा, स्वात और बलूचिस्तान के हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसी घटनाओं और ऐसी स्थिति को देखकर मन में यह सवाल उठता है, सिर्फ हमारे नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है? क्या पाकिस्तान टूटकर बिखर जाएगा? पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन भविष्य तो और भी भयावह है। अगले 5 साल तक पाकिस्तान एक स्थिर प्रजातांत्रिक देश बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हर तरफ पाकिस्तान टूटकर बिखर रहा है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल होता जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी 180 मिलियन है, जिसमें से आधी आबादी 20 वर्ष से कम उम्र की है। ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान पर आबादी का ये बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। 1960 से अब तक पाकिस्तान की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 20 सालों में इस आबादी में 85 मिलियन लोगों का इजाफा हो जाएगा। बढ़ती आबादी और ढहती अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की स्थिति को और जटिल बनाते जा रहे हैं। 2008 के आर्थिक मंदी के दौर में पाकिस्तान में जीडीपी विकास दर महज 1.6% थी। पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान छू रही है। पाकिस्तान में बेरोजगारी 20 साल के चरम पर है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की दर 14% है। आने वाले 2-3 सालों में इसमें कमी आने के कोई संकेत नहीं और इसमें इजाफा ही बना रहेगा। देश का प्रशासन भी अब विदेशी सहायता और पाकिस्तान के बाहर रह रहे अनिवासी पाकिस्तानियों के दम पर चल रहा है। साल 2010 में 13 अरब डॉलर की विदेशी मदद ने पाकिस्तान में प्रशासन को टिकाए रखने में मदद की थी। पाकिस्तान की दूसरी चिंता देश के नागरिकों के आम पहचान के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि खुद को उनके धर्म, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर पहचानते हैं। नस्लीय भाषाई आंदोलन और अन्य विखंडनवादी ताकतें खासतौर पर बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा उभार पर हैं और सरकार और सेना की वैधता पर ही सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान में एक बड़ा संकट वहां खुद सेना है।
पिछले 40-50 सालों में पाकिस्तान के सामान्य प्रशासन और सेवाओं पर पाकिस्तानी सेना का जिस प्रकार का प्रभुत्व कायम हुआ है, वो पाकिस्तान में नागरिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। 2007 के बाद से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पाकिस्तानी सेना बैरकों में वापस लौट गई है। पाकिस्तान में सेना का हस्तक्षेप बदस्तूर जारी है। इसलिए पाकिस्तान में ये बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान सेना की भूमिका को सीमित करे और सरकार पर सेना के प्रभुत्व की बजाय सेना पर सरकार का प्रभुत्व कायम करे। पाकिस्तान में सरकार, मीडिया, न्यायपालिका सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा ताकि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट की बॉर्डर लाइन से वापस लौट सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान में सेना का प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला जाएगा और अगले 5 साल में पाकिस्तान की स्थिति और बदतर हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की स्थापना करते समय जिस सेकुलर, उदार और लोकतांत्रिक पाकिस्तान का स्वप्न देखा था, वो ख्वाब और उनके विचार दोनों खतरे में हैं। पाकिस्तान कई तरह के अतिवादियों के बीच फंसा है। ये अतिवादी न केवल धर्म के नाम पर सक्रिय हैं, बल्कि भाषा और प्रांतवाद के अतिवादी भी पाकिस्तान को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में लगे हैं। अगर पाकिस्तानी प्रशासन खुद इस बात को आगे नहीं बढ़ाता कि वो जिन्ना के आदर्शों का ही पाकिस्तान बने रहना चाहता है, तो निश्चित रूप से जिन्ना के पाकिस्तान के टूटने बिखरने की चर्चाओं का जोर बढ़ता चला जाएगा। एक बात हम आपको और बहुत साफ लफ्जों में बता दें, पाकिस्तान सोमालिया नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान आसानी से अराजकता की चपेट में आ जाएगा जैसे सोमालिया आ गया है। पाकिस्तान एक बड़ा और संगठित देश है, न्यूक्लियर स्टेट है, इसीलिए यह आसानी से असफलता और अराजकता में नहीं डूबेगा। पाकिस्तान को असफल होने के लिए छोड़ देना कोई उपाय नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसका भविष्य है क्या? पाकिस्तान का भविष्य है क्या? भारत को और दुनिया के दूसरे देशों को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के पास जो परमाणु क्षमता है वो बहुत से दूसरे देश उसके लिए तरसते हैं। इसके परमाणु हथियार अभी तक असंवैधानिक शक्तियों की पहुंच से बाहर हैं। पाकिस्तान के असफल होने का मतलब है कि इन हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में लग जाने का खतरा बढ़ जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, अमेरिका और रूस पाकिस्तान की मुसीबत को अनदेखा नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुंबई हमले के आरोपी हेडली ने क्या क्या खुलासे शिकागो की अदालत में किए और इन खुलासों का मतलब है क्या। दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम पाकिस्तान की मुसीबतों पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की मुसीबतों से वाबस्ता हैं। हमारा उन मुसीबतों के साथ रिश्ता है, उनका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद किस तरह पाकिस्तान एक के बाद एक परेशानियों से घिरता गया। सबसे ज्यादा निराशा और परेशानी पाकिस्तान की जनता की है। ओसामा की मौत के बाद जनता अलग अलग बयानों से आहत और हक्की बक्की हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी जनता तक सही बात नहीं पहुंचा सका। कुछ अखबार जिहादियों की बात कर रहे हैं, कुछ अमेरिका की और कुछ पाकिस्तानी सेना एवं ISI की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चोट पहुंची पाकिस्तान के लोकतंत्र को, जो पहले से ही सेना और खुफिया तंत्र के हाथों की कठपुतली बना हुआ है और कोशिश में है कि गले में पड़े इस फंदे को कसने से किसी तरह रोका जाए। अब जबकि एक बाहरी मुल्क जो भले ही खुद को दोस्त कहता है, उसने बिना पूछे पाकिस्तान की धरती पर हमला कर दिया, ऐसे में जनता के बीच नेताओं की रही सही साख भी मिट्टी में मिल गई है। जनता गुस्से में है, पाकिस्तान की जनता गुस्से में है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। वो हैरान है कि ओसामा बिन लादेन जैसा शख्स उसके बगल में पिछले 10 सालों से मौजूद था और उन्हें भनक तक नहीं लगी। याद रखने की बात है कि पाकिस्तानी जनता भी पिछले कुछ समय से आतंकवाद की शिकार है।
बम धमाकों से पाकिस्तान की आम जनता सहम गई है। कुछ पता नहीं चलता किस शहर में कब कहां धमाका हो जाए, यहां तक कि किस मस्जिद में कब धमाका हो जाए, जो इबादत का, खुदा का घर माना जाता है। लेकिन जब शिकागो की अदालत में डेविड हेडली ने एक के बाद एक नए नए खुलासे किए, तब लोगों ने यह मान लिया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार ही दोषी है। फर्ज कीजिए कि अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में नहीं दिल्ली में मारा गया होता तो जनता क्या करती? इस सवाल का बस एक ही जवाब है कि हिंदुस्तान में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां नाम के लिए लोकतंत्र है लेकिन प्रामाणिक सरकार नहीं। देश के लोगों का विश्वास नहीं है, जनता शांति और विकास चाहती है, सरकार आतंकी संगठनों को बचाने में लगी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? इसका पता मुंबई हमले के आरोपी हेडली के कोर्ट में दिए गए बयानों से पता चलता है। हेडली के मुताबिक आईएसआई और लश्कर को अलग नहीं किया जा सकता है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आईएसआई के ही तहत आते हैं। मतलब ये है कि आईएसआई ही इन संगठनों की सुरक्षा, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद के लिए जिम्मेदार है। हेडली की बातों को माने तो उसने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मुंबई हमले की प्लानिंग की, जिसकी ट्रेनिंग आईएसआई ने दी। हेडली ने शिकागो की अदालत को बताया कि आईएसआई ने ही हेडली को जासूस बनने की ट्रेनिंग दी थी और हाफिज सईद ने ही उसे जिहाद के लिए उकसाया है। इस बयान से इस राज का भी पता चलता है कि हाफिज सईद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ओसामा बिन लादेन के समर्थन में जुलूस निकालने के बावजूद वो क्यों नहीं पकड़ा गया। हेडली के मुताबिक आतंकी संगठनों के साथ मिलकर उसकी योजना शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को मारने की थी। डेविड हेडली ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली की डायरी में पाकिस्तान सेना के 2 मेजर रैंक के अधिकारियों के फोन नंबर मिले हैं। इस डायरी से साफ हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जमात उद दावा के रिश्ते थे। हेडली की डायरी में 26/11 हमलों को अंजाम देने वाले कुछ अन्य लोगों के नंबर भी मिले हैं, जिसमें सेना के मेजर का भी नाम है। डेविड हेडली ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी जो आईएसआई में शामिल हैं, वही मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हैं। साथ ही हेडली ने भारत में कई ऐसे ठिकाने बताए हैं जिन पर भविष्य में आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही है। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जैसा हाई प्रोफाइल ठिकाना भी है। नेशनल डिफेंस कॉलेज एक अहम टारगेट है, क्योंकि 26/11 का एक और मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी मानता है कि इस पर हमला करके वो इतने भारतीय ब्रिगेडियर्स को मार सकता है जितने पाक सेना 4 जंगों में भी नहीं मार सकी है। हेडली के बयान ने पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, ऐसे सवाल जो उसके वजूद पर ही उंगली उठाते हैं। ऐसा लगता है कि सतह पर पाकिस्तान में तो प्रजातंत्र नजर आता है, लेकिन देश सही मायने में सेनाध्यक्ष और आईएसआई प्रमुख के हाथों में है। देश की आंतरिक और विदेश नीति बनाने चलाने का काम भी यही लोग करते हैं। हेडली के बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। हेडली का केस किसी पाकिस्तान या किसी हिंदुस्तान की अदालत में नहीं चल रहा, इसकी सुनवाई अमेरिका में चल रही है। अगर हेडली के बयानों को वहां के कोर्ट ने सही मान लिया, हेडली को सजा हो गई, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साख पर बड़ा बट्टा लग जाएगा। वजह यह है कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के बर्ताव या जुर्म के लिए उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी जिम्मेदार माना जाता है। वहां का यही कानून है। मतलब ये कि पाकिस्तान फिर से ये दलील नहीं दे सकेगा कि ये अधिकारी अपने मन से काम कर रहे थे। संस्था या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन हालात से या ऐसी सिचुएशन से फायदा उठाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कदम उठाए हैं, क्या योजना बनाई है, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात भारत के लिए क्या इशारा करते हैं, भारत इस सूरत हाल से कैसे फायदा उठा सकता है। बस थोड़ा सा इंतजार और इस बड़ी घटना के ऊपर वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। किस तरह, कैसे भारत की विदेश नीति ने पाकिस्तान की तकलीफें बढ़ा दी। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जो समीकरण उभरे, उसका लाभ उठाने का भारत के लिए सबसे बड़ा मौका था और है। इसी मौके का फायदा उठाने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अफगानिस्तान की यात्रा पर गए। 2005 के बाद मनमोहन सिंह की अफगानिस्तान की ये पहली यात्रा है। अफगानिस्तान ने भी भारतीय प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पहली बार किसी मुल्क के सरबराह को वहां के दिवंगत राजा के महल में ठहराया गया। मनमोहन सिंह पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बने जिन्होंने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को संबोधित किया, मुखातिब हुए। आज तक ये गौरव किसी को भी नहीं मिला। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। संकेत है कि अफगानिस्तान बहुत दिनों के बाद या बहुत वक्त के लिए भारत को अपना दोस्त और सहयोगी मान रहा है। अफगानिस्तान पर अमेरिका की भी नजर है। पाकिस्तान उसकी अफगान योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान को भी इस बात का पता है। सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र के केंद्र में आ गया है। उसने एक तरफ भारत और अफगानिस्तान में आतंकियों को सहारा दे रखा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ खड़ा है। इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता है कि आज तक आईएसआई ने अमेरिका को एक तरह से अफगान युद्ध की वजह से अपना बंधक बना रखा है। यानी अमेरिका पाकिस्तान की आईएसआई का दिमागी रूप से बंधक है। लेकिन अब जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग हो गई है। मनमोहन सिंह का अफगानिस्तान दौरा भारत पाकिस्तान रिश्ते में परिवर्तन का संकेत है। अब इन दोनों के देशों के रिश्ते कश्मीर केंद्रित न रहकर अफगान केंद्रित होने वाले हैं। ओसामा की मौत पाकिस्तान के भीतर होने से अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के आपसी संबंधों में भी बदलाव आए हैं। भारत ने इसी मौके का फायदा उठाया है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। तालिबान के शासन के दौरान अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का एकाधिकार रहा। पाकिस्तान ने तालिबान को अपना समर्थन देकर पोषित किया और अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना दिया। 9/11 के बाद से स्थिति बदली। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को खुद के तैयार किए संगठन और आतंकियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। अफगानिस्तान में भारत का मानवीय क्षेत्रों में निवेश काफी सफल रहा है। बेलाराम सरांग हाईवे जो 218 किलोमीटर लंबा है, भारत ने ही बनाया है और आज इसे अफगानिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत एशिया में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है। अब तक वो $1.5 बिलियन की सहायता दे चुका है। अपनी यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह ने $500 मिलियन का नया अनुदान देने की घोषणा की। भारत के समर्थन और मदद से अफगानिस्तान ने प्रजातंत्र के नए संसाधन जुटाए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है अफगानिस्तान का संसद भवन जो भारत की मदद से बनाया गया है। पाकिस्तान हमेशा से भारत की मदद का विरोध करता रहा है, लेकिन भारत अफगानिस्तान की जनता और सरकार के दिलों को जीतने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान ने धार्मिक कट्टरवाद के सहारे अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाई थी। आतंकी संगठनों को मदद करके अपनी शक्ति को मजबूत किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने करवट बदल ली है। पाकिस्तान ने जो गलतियां कश्मीर में की, वही गलतियां अफगानिस्तान में भी की है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की राजनीति पंजाबियत और इस्लाम की दो धुरियों के इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तान में सेना हो, व्यापार हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, इन सब पर पंजाबियों का कब्जा है। पाकिस्तान में चल रहे अलग अलग आंदोलन दरअसल पंजाबियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। जैसे कि बलूचिस्तान के लोग अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ पंजाबियों के हित में सोचती है। पाकिस्तान के सरकारी तंत्र और संगठित क्षेत्रों पर पंजाबियों का एकाधिकार है, तो पाकिस्तान के समाज पर मौलाना और मौलवियों की मजबूत पकड़ है। पाकिस्तान में धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की अपनी ताकत है। इन नेताओं को जनरल जिया के शासनकाल के दौरान हर तरह की मदद दी गई। वे ताकतवर बन गए और आज यही लोग पाकिस्तान के धार्मिक लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग सीधे राजनीति से जुड़े नहीं हैं,
ये चुनाव नहीं लड़ते, मीडिया के सामने बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जनता पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि सरकार इनके खिलाफ कुछ भी करने से हिचकिचाती है। आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके सहारे वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पाकिस्तान अब अपने ही पैदा किए जिहादियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए झूठे बयानों के बीच फंस गया है। गलत नीतियां, गलत उद्देश्य और गलत माध्यम ही पाकिस्तान की मुसीबत की जड़ है। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान क्यों लगातार कमजोर होता जा रहा है। हमेशा की तरह इसकी जड़ें भी अतीत और इतिहास से जुड़ी हुई हैं। बंटवारे को लेकर कांग्रेस के नजरिए को नजरअंदाज भी कर दें, तब भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान की कल्पना एक धार्मिक राज्य के तौर पर नहीं की गई थी। जिन्ना को कांग्रेस पर भरोसा नहीं था, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बहुसंख्यक हिंदुओं के दबाव को झेल पाएगी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के बाद एक अलग देश की मांग रखी। जिन्ना ने कभी भी एक इस्लामिक गणराज्य के बारे में नहीं सोचा था। वो एक आधुनिक मुस्लिम बहुल लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहते थे, जिसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी जगह हो। फिर भी उनके पास जिस चीज की कमी रह गई थी वो था जनता के बीच लोकप्रिय राजनीतिक दल। मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश बिहार की पार्टी थी, न कि सिंध और पंजाब की। ऐसी हालत में लोकतंत्र का समृद्ध हो पाना वहां असंभव था। आजादी के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने जिन्ना और लियाकत अली को खो दिया। इस तरह पाकिस्तान धीरे धीरे सैनिक शासन के अधीन होता चला गया। लोकतंत्र को लेकर पाकिस्तान की चाहत को कभी भी भारत की ओर से सकारात्मक समर्थन या सकारात्मक साथ नहीं मिला। क्या हम इसे शर्मनाक कह सकते हैं? जब इस देश में पूरी तरह से कट्टरपंथी ताकतों का कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों का जब कब्जा हो जाएगा, क्या तब हम लोकतंत्र की चाह रखने वाले देश के रूप में एक पाकिस्तान को याद करेंगे? नहीं। अगर वहां ये कब्जा हो गया और तब अगर हमने पाकिस्तान को लोकतंत्र की चाह रखने वाले देश के रूप में याद किया, तो ये इतिहास के साथ हमारा सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ा धोखा होगा। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।